कभी कभी सच इतना गहरा होता है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी उसे खोजने में बिता देता है, और जब वो सच सामने आता है तो इंसान चाहे भी उसे स्वीकार नहीं कर पाता। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। हल्की हल्की धुंध पूरे शहर को ढक रही थी। स्टेशन रोड के पास एक छोटा सा घर, पुराना लेकिन साफ सुथरा। दरवाजे पर एक आदमी बैठा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। वो चाय की प्याली हाथ में लिए सड़क की तरफ देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसका नाम था रघुनाथ मिश्रा। पिछले 10 साल से उसका यही काम था, सुबह सुबह बाहर बैठना और इंतजार करना। किसका? अपनी बेटी का, आरती। आरती जब गायब हुई थी तब सिर्फ 16 साल की थी। पढ़ाई में तेज, मुस्कुराती हुई लड़की, जिसे सब मिश्रा जी की शान कहते थे। नरेशन धीमी और भावुक आवाज में। रघुनाथ मिश्रा की सुबहें अब सूरज के उगने से नहीं होती थीं, बल्कि पुलिस स्टेशन के चक्कर से होती थीं। हर दिन पिछले 10 साल से वो वही पुराना सवाल पूछते थे, मेरी आरती मिली, कोई सुराग? और जवाब हमेशा एक ही आता, अभी नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। रघुनाथ की पत्नी शारदा, वो अब किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। आरती के जाने के बाद उनका चेहरा जैसे हमेशा के लिए सूना हो गया था। घर की दीवारों पर आरती की हंसती हुई तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन अब वो तस्वीरें भी धूल से ढक चुकी थीं। एक दिन मोहल्ले में एक अफवाह फैल गई। रेलवे ट्रैक के पास किसी लड़की की लाश मिली है। रघुनाथ दौड़ते हुए वहां पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने लाश देखी तो राहत की सांस ली। वो आरती नहीं थी, लेकिन राहत का मतलब भूल जाना नहीं होता। नरेशन हल्का सस्पेंस बढ़ाते हुए, 10 साल किसी का इंतजार करने के लिए बहुत होते हैं, लेकिन रघुनाथ का विश्वास अडिग था। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी जिंदा है, बस कहीं दूर और किसी मजबूरी में। फ्लैशबैक। वो रात बारिश हो रही थी। आरती अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। रघुनाथ और शारदा सो चुके थे। सुबह जब शारदा उठी तो उन्होंने देखा आरती के बिस्तर पर सिर्फ उसकी किताबें रखी थीं। खिड़की खुली हुई थी और फर्श पर एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी। पुलिस आई, मोहल्ले के लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता था। 10 साल बाद रघुनाथ को एक फोन आया। एक अनजान महिला की आवाज थी, क्या आप रघुनाथ मिश्रा हैं? आपकी बेटी के बारे में मुझे कुछ पता है। रघुनाथ के हाथ कांप गए। कौन हो आप? आरती कहां है? महिला ने बस इतना कहा, अगर सच जानना चाहते हैं तो कल शाम 5 बजे स्टेशन के पीछे वाली गली में आना, अकेले। रघुनाथ पूरी रात नहीं सो पाए। सुबह उन्होंने शारदा को कुछ नहीं बताया, कहीं ये सिर्फ अफवाह या धोखा न हो। शाम को वो तय जगह पर पहुंचे। गली सुनसान थी। एक टूटी हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे वो महिला खड़ी थी। 40 के आसपास उम्र, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सी बेचैनी। मैंने आरती को देखा है, महिला ने कहा। वो अब इस शहर में नहीं रहती। किसी ने उसे जबरदस्ती अपने साथ ले लिया था। और फिर महिला रुक गई, जैसे आगे कहना मुश्किल हो। रघुनाथ का दिल तेज धड़क रहा था। और फिर क्या? महिला ने आंखें झुका लीं। वो अब एक रेड लाइट एरिया में रहती है। रघुनाथ जैसे पत्थर बन गए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरी बेटी। महिला ने एक कागज उनके हाथ में रखा। उसमें एक पता था। अगर आप सच में देखना चाहते हैं तो कल वहां जाइए, लेकिन सावधान रहना, ये जगह अच्छी नहीं है। उस रात रघुनाथ अपने कमरे में बैठे आरती की तस्वीर को देखते रहे। शारदा ने पूछा, क्या हुआ? लेकिन वो कुछ नहीं बोले। अगले दिन वो उस पते पर पहुंचे, एक तंग अंधेरी गली जहां लाल बल्ब टिमटिमा रहे थे। अंदर से हंसी की आवाजें, गानों की धुन और शराब की महक आ रही थी। वो धीरे धीरे अंदर गए और तभी एक कमरे के दरवाजे से उन्होंने उसे देखा। वो आरती थी, चेहरा वही, लेकिन आंखों में वो मासूमियत नहीं थी। वो चमकदार कपड़ों में थी और उसके होंठों पर बनावटी मुस्कान थी। रघुनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। आरती, उन्होंने पुकारा। वो मुड़ी और एक पल के लिए उसके चेहरे पर पहचान की झलक आई, लेकिन तुरंत उसने अपना चेहरा फेर लिया और अंदर चली गई। नरेशन भावुक और धीमा। कभी कभी सच को देख लेना ही इंसान के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है। रघुनाथ ने अपनी बेटी को पा लिया था, लेकिन वो अब उनकी बेटी नहीं रही।
कम से कम इस दुनिया के सामने। रघुनाथ वहां से चुपचाप लौट आए। उन्होंने शारदा को कुछ नहीं बताया, क्योंकि कभी कभी कुछ सच हमेशा। रात भर रघुनाथ सो नहीं पाए। कभी आरती का हंसता चेहरा आंखों के सामने आता, कभी वो दृश्य जब उसने अपना चेहरा घुमा लिया था। सुबह शारदा ने देखा रघुनाथ की आंखें लाल थीं, चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? उसने पूछा। रघुनाथ ने बस इतना कहा, कुछ नहीं, नींद नहीं आई। नरेशन धीमा और भावुक। जब दिल में तूफान हो तो जुबान अक्सर खामोश हो जाती है। रघुनाथ के अंदर सवालों का एक सैलाब था। क्यों उसने उन्हें पहचान कर भी नजरअंदाज किया? क्या वो सच में अपनी मर्जी से वहां थी या किसी मजबूरी में? रघुनाथ ने अगली रात फिर से उस गली में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उन्होंने शारदा को एक बहाना बना दिया। मंदिर जाना है, देर हो सकती है। गली वही थी, लाल बल्ब की टिमटिमाहट, हंसी मजाक और ढोलक की धीमी थाप। वो उसी कमरे के बाहर रुके, लेकिन इस बार एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां खड़ा था। किसे ढूंढ रहे हो? उसने शक भरी नजरों से पूछा। आरती से मिलना है, रघुनाथ ने हिचकिचाते हुए कहा। आदमी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, आरती, यहां बहुत सी लड़कियां हैं, हर किसी का नाम तुम्हारे मन का नहीं होता। चलो हटो यहां से। रघुनाथ को गुस्सा आया। मैं उसका बाप हूं। यह सुनते ही आदमी का चेहरा बदल गया, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही अंदर से आरती बाहर आई। इस बार उसने सीधे रघुनाथ की आंखों में देखा। पापा, यहां क्यों आए हैं? उसकी आवाज में गुस्सा भी था और डर भी। रघुनाथ एक कदम आगे बढ़े। तुम्हें लेने आया हूं, चलो घर। आरती ने अपनी आंखें झुका लीं। घर? उसके होंठ कांप रहे थे। घर से तो मैं बहुत दूर आ चुकी हूं पापा, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। नरेशन हल्का सस्पेंस और इमोशन मिलाकर। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां से पीछे लौटना आसान नहीं होता, और आगे जाना एक अंधेरे कुएं में गिरने जैसा होता है। रघुनाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुझे वापस ले जाऊंगा आरती, तुझे यहां छोड़कर नहीं जाऊंगा। आरती ने हाथ छुड़ाया। पापा, अगर मुझसे सच सुन लेंगे तो शायद आप भी मुझे यहीं छोड़ देंगे। रघुनाथ चुप हो गए। आरती ने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे बोली, उस रात मैं खिड़की से बाहर निकली थी क्योंकि मुझे लगा मैं अपनी दोस्त के जन्मदिन में जा रही हूं, लेकिन वहां कुछ लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझे नशे का इंजेक्शन दिया और जब होश आया तो मैं यहां थी। पहले तो मैंने बहुत कोशिश की भागने की, लेकिन हर बार पकड़ी गई, और फिर समय बीतता गया और मैं यहां की हो गई। रघुनाथ के होंठ कांपने लगे। तूने एक बार भी कोशिश नहीं की मुझसे संपर्क करने की? आरती की आंखों में आंसू भर आए। किया था पापा, लेकिन हर बार मुझे धमकी दी गई कि अगर मैंने आपसे बात की तो वो आपको और मां को मार देंगे। रघुनाथ का गला भर आया। बेटी, मैं तुझे यहां से निकाल लूंगा। लेकिन तभी उस अधेड़ उम्र के आदमी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। ज्यादा नाटक मत करो, यहां से कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जाता। रघुनाथ ने पीछे मुड़कर उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि एक हिंसक सच्चाई थी। नरेशन सस्पेंस को गहराते हुए। रघुनाथ समझ चुके थे, ये सिर्फ उनकी बेटी का मामला नहीं है, ये एक पूरे गिरोह का खेल है। अगर उन्हें आरती को बचाना है तो उन्हें इस जाल को तोड़ना होगा। उस रात रघुनाथ सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने थानेदार को सब बताया, लेकिन जवाब वही पुराना था। यह मामला आसान नहीं है मिश्रा जी, ये लोग बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं। रघुनाथ ने मेज पर हाथ मारा। मुझे आपकी औकात का पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी को बचा कर रहूंगा। अगले हफ्ते उन्होंने गुपचुप एक पत्रकार से संपर्क किया जिसने पहले भी ऐसे मामलों में मदद की थी। पत्रकार ने एक योजना बनाई, आरती के यहां से निकलने के रास्ते में छिपे कैमरे, गुप्त रिकॉर्डिंग और गिरोह के ठिकानों के सबूत जुटाने की। धीरे धीरे 15 दिन में उनके पास पूरे नेटवर्क का नक्शा तैयार हो गया। पुलिस ने एक रात छापा मारा और कई लड़कियों को आजाद करवाया। रघुनाथ उस भीड़ में आरती को ढूंढ रहे थे और फिर वो दौड़ते हुए उनके गले लग गई। पापा, रघुनाथ ने उसे कसकर पकड़ लिया।
अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। रात के 12:30 बजे थे। अस्पताल के पुराने हिस्से में पसरा सन्नाटा अब और भी गहरा हो चुका था। 7वें वार्ड की ओर जाने वाला गलियारा धुंधले पीले बल्ब की रोशनी में और भी भयावह लग रहा था। नरेश अपने ड्यूटी रूम में बैठा चाय पी रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार उसी वार्ड के दरवाजे की ओर जा रही थीं। शायद आज भी कुछ नहीं होगा, उसने खुद से कहा, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी अचानक गलियारे में किसी के कदमों की धीमी धीमी आहट गूंजने लगी। नरेश के हाथ में पकड़ा कप हल्का सा कांपा। उसने बाहर झांक कर देखा। धुंधले साए में सफेद कोट पहने एक आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। चेहरे पर अजीब सी शांति, लेकिन आंखें मानो अंदर तक झांक रही हों। अरे आप कौन? नरेश ने पूछा। वो आदमी बिना कुछ बोले उसके पास से गुजरा और सीधा 7वें वार्ड के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नरेश को याद था, उस वार्ड की चाबी तो कई साल पहले हटा दी गई थी और दरवाजा हमेशा बंद रहता था। लेकिन जैसे ही वो आदमी वहां पहुंचा, दरवाजा बिना आवाज के खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका गलियारे में दौड़ पड़ा। नरेश का गला सूख गया, लेकिन जिज्ञासा और डर दोनों उसे आगे खींच रहे थे। वह धीरे धीरे उस वार्ड के करीब पहुंचा। अंदर झांकते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वार्ड के बीचों बीच एक पुराना जंग खाया बिस्तर था, जिस पर कोई बैठा था। एक बूढ़ा मरीज जिसके हाथों में ड्रिप की सुई लगी थी, लेकिन ड्रिप की बोतल टूटी हुई और खाली जमीन पर पड़ी थी। बहुत देर कर दी तुमने नरेश, वो बूढ़ा धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला। नरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये नाम उसने इस आदमी को कभी नहीं देखा। फिर ये उसका नाम कैसे जानता था? मैं आपको नहीं जानता। आप कौन हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में इंसानियत नहीं थी, सिर्फ ठंडापन था। याद है 15 साल पहले की वो रात? नरेश के माथे पर पसीने की बूंदें उतर आईं। 15 साल पहले एक हादसा, एक मरीज और उसकी आखिरी चीख जो आज तक उसके कानों में गूंजती थी।